नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 12th का हिस्ट्री विषय का जो मॉडल पेपर की श्रृंखला चल रही थी, उसमें हम समझने जा रहे हैं दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न। ये होने जा रहा है खंड स दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न का। कल के वीडियो में हमने समझा था लघुत्तरात्मक प्रश्न तक कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कल हमने यहाँ तक समझा तो आज हम समझने जा रहे हैं दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलता रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, तो अभिलेख क्या है और अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व बताइए। और एक और क्वेश्चन क्या है, 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक को प्रेरणा स्रोत क्यों माना। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो अब समझने जा रहे हैं हम इन दोनों क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम समझते हैं अभिलेख क्या है। तो आप अभिलेख को मन से भी लिख सकते हैं कि प्राचीन इतिहास के जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन है क्या, अभिलेख। अभिलेख से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। अभिलेख पट्टिका, पत्थर, स्तंभ, गुफा व पत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेख से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक, प्रशासनिक सभी प्रकार की जो जानकारी है वह प्राप्त होती थी। किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कैसी है तो उसके लिए प्राचीन समय के अभिलेख को हम देख सकते हैं। और साथ ही जो प्राचीन समय के राजा अपने विजय, दान, समारोह, युद्ध आदि के संबंध में भी अभिलेख उत्कीर्ण कराते थे। जैसे कि आपने पढ़ा था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। साथ ही अशोक का अभिलेख। तो इस प्रकार से अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही आप देखते हैं तो प्रभावती गुप्त ने जो दंगुन गांव दान में किया था तो उसके बारे में भी आपको अभिलेख के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो आप इस प्रकार से भी मन से लिख सकते हैं अभिलेख क्या है। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वे प्राचीन लेख जो पत्थर, धातु अथवा मिट्टी जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं, लिखे होते हैं, तो यह अभिलेख कहलाते हैं। कि प्रमुख स्रोत जैसे मैंने आपको बताया था, इनके माध्यम से शासक अपनी उपलब्धियों को राजाओं तक, जो आम जनता है वहाँ तक पहुँचाते थे। साथ ही शासक अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को अभिलेखों के माध्यम से प्रकाशित कराते थे, जैसे मैंने आपको बताया ही है। और अभिलेखों द्वारा हमें उस समय की तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक का अभिलेख, साथ ही में अपन ने देखा भी है, और प्रभावती गुप्त का दंगुन गांव का अभिलेख। तो इस प्रकार से साथ ही रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको क्या आंसर जो है वो बड़ा लिखना होगा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं यदि ये क्वेश्चन आया तो। अब समझते हैं हम मौर्य साम्राज्य। जो मौर्य साम्राज्य का क्वेश्चन था, अब हम उसको समझते हैं। तो इतिहासकारों ने, जब ये क्वेश्चन था आपके सामने कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक को प्रेरणा स्रोत क्यों माना, तो ये क्वेश्चन था आपके सामने। तो इतिहासकार ने जब भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की तो मौर्य साम्राज्य का इतिहास एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं सदी के आरंभ व 20वीं सदी के भारतीय इतिहास को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण व उत्साहवर्धक लगी, क्योंकि साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। और अभिलेखों पर लिखे संदेश इतिहासकारों को यह अनुभव हुआ कि अन्य राजाओं ने अपेक्षा अशोक बहुत शक्तिशाली, पराक्रमी था। यही कारण था कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक को प्रेरणा स्रोत माना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर की वाणी कौन सी विशिष्ट परंपराओं में संकलित है और भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो समझने जा रहे हैं हम इन क्वेश्चन को। कबीर की वाणी कौन सी विशिष्ट परंपराओं में संकलित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादूपंथियों से है। कबीर के कई अन्य पद ग्रंथ साहिब में संकलित है। जो भक्ति आंदोलन है, ये प्रश्न भी आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मीराबाई का योगदान। तो मीराबाई महिला संत व सुप्रसिद्ध कवयित्री थी, जिनका संबंध मेवाड़ के राजकुल से था। मेवाड़ के शासक राणा सांगा की यह पुत्रवधू थी। इनके पति के असामयिक मृत्यु, इनके पति जो भोजराज था, उनकी मृत्यु होने के बाद इन्होंने जो संन्यास है वो ग्रहण कर लिया था। इसने शेष जीवन जो कृष्ण भक्ति में बिता दिया, मैंने वो कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया था। तो उसके बाद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अनुराग व्यतीत करने के लिए उनके कई गीतों की रचना की है। और साथ ही उनके द्वारा रचित ग्रंथ आज भी राजस्थान व गुजरात में लोकप्रिय हैं। मीराबाई को जातिवादी समाज की रूढ़ियों के बंधनों पर प्रहार करने वाली महिला माना जाता है। तो आ जाता है इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? तो भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं बताइए।
तो सूफी और भक्ति आंदोलन ने एक दूसरे की विचारधारा को प्रभावित किया और दोनों समान विशेषताएं दिखाई दी। एकेश्वरवादी मानववादी दृष्टिकोण, प्रेम मार्गी विचारधारा, गुरु महिमा का वर्णन, सहनशीलता, जाति प्रथा तथा सामाजिक भेदभाव का विरोध, पाखंड कर्मकांडों का विरोध, आत्मज्ञान के महत्व पर बल, सगुण व निर्गुण ईश्वर की उपासना। तो ये हो जाता है आपके भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। ये क्वेश्चन भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। महान परंपरा व लघु परंपरा से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आने के चांस हैं आपके परीक्षा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं हम। समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक आचरणों को महान व लघु परंपराओं में विभक्त किया। रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुसरण करने में अधिक रुचि रखते थे जो समाज के अभिजात वर्गों, राजाओं, पुरोहितों द्वारा अपनाई जाती थी। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा का नाम दिया, जबकि कृषक समुदाय या सामाजिक जीवन में जिन स्थानीय लोकाचारों का पालन करते थे तो वह लघु परंपराएं। निगुण भक्ति परंपरा में कबीर, गुरु नानक देव का मूल्यांकन कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है आपकी बुक का। मध्यकालीन भक्ति में संत कबीर व गुरु नानक का महान योगदान है। कबीर और गुरु नानक देव को निगुण भक्ति परंपरा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय है। दोनों ही संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, यानी कि मूर्ति पूजा को अस्वीकार व निराकार उपासना का। कबीर और गुरु नानक एक समान धार्मिक व सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। इन दोनों संतों ने जाति प्रथा, सामाजिक भेदभाव को अस्वीकार किया, धार्मिक पाखंडों और कर्मकांडों के प्रति जन सामान्य को जागृत करने का प्रयास किया। ये दोनों संत सरल व सादा जीवन व्यतीत करते थे। साथ ही जो कबीर और नानक देव जी हैं, गुरु नानक देव जी, इनके धार्मिक उपदेश होने से सामाजिक चिंतन भी माने जाते हैं। ये क्या है? ये आपके पार्ट 10 विद्रोही व राज वाले पार्ट का क्वेश्चन है। कला और साहित्य ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति की नायिका के रूप में कैसे पेश किया? एक तो ये क्वेश्चन है, और ऐतिहासिक आजमगढ़ घोषणा क्या थी? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति की नायिका के रूप में कैसे पेश किया है? तो इतिहास लेखन की तरह कला साहित्य ने भी 1857 की क्रांति नायकों की स्मृति को चरित्र स्थायी बनाने के लिए, यानी कि उस चीज़ को स्थायी बनाने के लिए राष्ट्रवादी कवियत्री सुभद्रा कुमार चौहान, आपने पढ़ा हो तो आपके ये पार्ट था क्लास 8th और 10th में, 8th या 10th में आपके ये पार्ट था सुभद्रा कुमारी चौहान का, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो कविता हैं, जो ये कालजयी कविताएं की रचना की है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, रानी लक्ष्मीबाई को ऐसे ही मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता है जो दुश्मनों का पीछे करते हुए ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ी, और लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्राय अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध के रूप में भी चित्रित किया। और साथ ही में आप घटना जानते ही होंगे कि किस प्रकार से युद्ध हुआ था। तो उस समय जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने किस प्रकार से अपना पराक्रम दिखाया। उसने अपने जो बच्चा था उसको पीठ से बांधा और युद्ध किया, और किस प्रकार से सभी जो अंग्रेज थे उनको मौत की नींद सुलाती गई, जो ब्रिटिश सिपाही थे उनको। तो आपने पढ़ा होगा, और टीवी में कई सीरियल भी आते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजमगढ़ घोषणा क्या थी? तो अब हम इसको समझ लेते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान ऐतिहासिक आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1837 को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नाम से जारी की गई थी। उस घोषणा में अंग्रेजी शासन के अत्याचार, उत्पीड़न, निंदा की गई और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। समाज के प्रत्येक वर्ग, जमींदारी, व्यापारी, पंडित, फकीर, मौलवी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ यह पवित्र युद्ध में भाग लेने का आह्वान किया गया था कि आप सभी इस युद्ध में शामिल हो। आप सभी, एक ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 1857 है उसके कारण क्या है? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके क्रांति होने के मुख्य कारण क्या है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके। तो इसका आंसर है ईसाई धर्म के प्रचारक भारतीय लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। साथ ही लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा सहित अन्य सामाजिक सुधार किए गए, जिससे भारत ने अपने धर्म व संस्कृति को अनुचित हस्तक्षेप समझा। यानी कि जो लॉर्ड विलियम बेटिक थे उनने सती प्रथा और आदि कुप्रथाओं का विरोध किया। चर्बी वाले कारतूस की अफवाह और समुद्रिक सेनाओं में तीव्र धार्मिक असंतोष, और साथ में एक रोटी वाली घटना भी थी। तो इन घटनाओं के कारण देखा जा सकता है कि 1857 की क्रांति हुई। और भी कारण है, जैसे सैनिक कारण माना जाता है, ये तो धार्मिक था इसलिए धार्मिक एक सैनिक कारण भी माना जाता है। और भी कई कारण माने जाते हैं 1857 की क्रांति होने के।
और ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके 1857 की क्रांति के मुख्य परिणाम क्या थे। तो 1857 की क्रांति का मुख्य परिणाम, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1858 से ब्रिटेन के भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश रानी के नाम पर शासित किया जाने लगा, घोषणा के द्वारा देशी रियासतों को विश्वास दिलाया गया कि भविष्य में भारत में ब्रिटिश प्रशासित कार्यों का विस्तार नहीं किया जाएगा। यह आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन, 19वें नंबर का क्वेश्चन है ये इस दीर्घोत्तरात्मक टाइप क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, नमक सत्याग्रह व दांडी यात्रा पर। तो समझते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जैसा कि आप जानते ही कि ये किसके विरोध में चलाया गया था, तो ये रोलेक्ट एक्ट के विरोध में चलाया गया था। तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। रोलेक्ट एक्ट और अपने लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जब लोग एक साथ इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग नामक स्थान पर सार्वजनिक रूप से इकट्ठे हुए और अंग्रेज अफसर जनरल डायल ने शांतिप्रिय सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस बर्बरता कार्रवाई में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों सहित 400 लोगों से अधिक लोग घायल हुए और सैकड़ों अधिक लोग मर भी गए और संपूर्ण देश की घटना ने इसे तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपका इस पार्ट का। रोलेक्ट एक्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है। रोलेक्ट एक्ट क्या था, तो रोलेक्ट एक्ट ऐसा था कि किसी भी व्यक्ति पर यदि शक हो जाए कि शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो ये था रोलेक्ट एक्ट। विरोध में इसके कारण ये लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे, बैसाखी का त्यौहार था उसको मनाने के लिए। क्या जाता है साइमन कमीशन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। इसमें 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में भारत आया। 7 सदस्य प्रतिनिधिमंडल में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, अतः इसे श्वेत कमीशन कहकर भारतीयों ने प्रबल विरोध किया। अब समझते कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जाए, लेकिन यह कैबिनेट मिशन असफल रहा। एक आ जाता है नमक सत्याग्रह। जैसा कि आपको पता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हुए नमक सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायी को लेकर समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव के लिए यात्रा का आयोजन किया। इसके लिए यह पैदल गए, यह यात्रा बिल्कुल पैदल थी। इसमें जो नमक था, नमक के दाम बढ़ा दिए गए थे, तो इसी कारण जो नमक सत्याग्रह आंदोलन यह किया गया गांधी जी के द्वारा, क्योंकि नमक एक मूलभूत आवश्यकता होती है प्रत्येक घर की, जैसा कि आप जानते ही हैं। और यह कब शुरू हुआ, तो इसको ध्यान रखें। तो यह शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। 78 अनुयायी समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव के लिए रवाना हो गए, यानी कि दांडी यात्रा का आयोजन किया इन लोगों ने और यह पैदल गए। तो 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तटीय दांडी गांव में गांधी जी ने नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया। कि कोई भी व्यक्ति नमक नहीं बना सकता, तो इसका उल्लंघन किया नमक बनाकर। इस प्रकार संपूर्ण भारत में नमक सत्याग्रह शुरू हो गया। इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाया गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे खंड नंबर 2, यानी कि निबंधात्मक टाइप क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में समझेंगे। तो ये छोटे छोटे पार्ट है ताकि आप आसानी से जो प्रश्न है उनको समझ पाएँ। फिर जो ये खंड 2 है, खंड 2 की समाप्त होने के बाद फिर हम समझने जाएंगे प्रत्येक पार्ट, यानी कि जो एक एक पार्ट है उनका डिटेल वाइज, यानी कि जो इसमें क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन, यानी कि वो पार्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो ये इस वीडियो के बाद, इसके बाद एक और वीडियो आएगा ये खंड नंबर 2 का। तो उसके बाद में आपका पार्ट नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला पार्ट है, तो उससे आपके जो क्वेश्चन है वो बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से जो छोटे क्वेश्चन है, किस प्रकार से जो बड़े क्वेश्चन है वो बनते हैं, उनको अच्छी तरह से समझाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पूरी PDF एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर भेज रखी है मैंने, तो आप देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।